Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Procedure of Winding Up by Tribunal. यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे वाइंडिंग अप के व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय द ट्रिब्यूनल। यानी कि अगर ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप की प्रोसेस को फॉलो करती है तो उस केस में वो किस प्रोसीजर को फॉलो करती है, हमें उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को यहाँ आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज पेटिशन। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप। ये सबसे पहला स्टेप है कि ट्रिब्यूनल के पास वाइंडिंग अप के रिलेशन में एक पेटिशन को प्रेजेंट करना जरूरी होता है। जब तक ये पेटिशन ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रेजेंट नहीं होगी तब तक वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। पेटिशन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा प्रेजेंट की जा सकती है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू फाइल पेटिशन फॉर वाइंड अप टू द ट्रिब्यूनल टॉपिक में मैंने आपसे उन पर्टिकुलर पर्सन्स को डिस्कस किया था जो एंटाइटल्ड होते हैं। जैसे पहला था द कंपनी, इफ इट हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। यानी कंपनी ने अगर रिजोल्यूशन को पास कर रखा है तो कंपनी खुद वाइंड अप के लिए अप्लाई कर सकती है, पेटिशन फाइल कर सकती है। कंपनी का कोई भी क्रेडिटर या क्रेडिटर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी या कॉन्ट्रीब्यूटरीज पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। ये सभी एक साथ या जॉइंट होकर एक दूसरे के साथ में पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। रजिस्ट्रार खुद में पेटिशन फाइल कर सकता है। एनी ऑफ द पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन अप्लाई। एंड द लास्ट वन इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी कंपनी के वाइंड अप के लिए पेटिशन को फाइल कर सकती है। तो ये सारी पर्सन्स हैं जो एंटाइटल्ड होते हैं पेटिशन फाइल करने के लिए। वंस द ट्रिब्यूनल इज गेटिंग द पेटिशन in reference of the winding up of the company, then the next procedure is followed. लेकिन एक साथ एक बात और ध्यान रखनी होती है हमें इसमें कि जो पेटिशन की कॉपी है, जब आप ट्रिब्यूनल के साथ इसको फाइल करोगे तो इसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार के साथ में भी फाइल करनी जरूरी है। तब रजिस्ट्रार क्या करेगा, 60 दिन के अंदर अंदर, यानी पेटिशन को रिसीव करने के 60 दिन के अंदर अंदर अपने व्यूज़ को ट्रिब्यूनल में सबमिट करेगा। तो ये तो बात हो गई अबाउट द फर्स्ट स्टेप इन रेफरेंस ऑफ द वाइंडिंग अप प्रोसीजर। द सेकेंड स्टेप इज ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। On the receipt of a petition for winding up of a company, the tribunal has the power to pass any of the following orders. यानी कि एक बार कंपनी के वाइंड अप के रिलेशन में उसके पास पेटिशन रिसीव हो जाती है तो उसके बाद ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है कि वो इनमें से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो कर सकता है। क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं वो? पहला ऑर्डर हो सकता है उसका टू डिसमिस इट विद और विदाउट कॉस्ट। वो इसको खारिज भी कर सकता है, यानी कंपनी के वाइंडिंग अप के केस को वो डिसमिस भी कर सकता है विद और विदाउट कॉस्ट के साथ में। दूसरा केस बनता है इसके अंदर टू मेक एनी इंटरिम ऑर्डर। कोई भी इंटरिम ऑर्डर, यानी कि अगर उसे लगता है कि वाइंड अप के अलावा भी कोई दूसरा रास्ता है जिसके थ्रू प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, तो वो ऐसा कोई भी रास्ता फॉलो कर सकता है, ऐसा कोई भी डिसीजन फॉलो कर सकता है जैसा कि उसे सही लगता हो। दूसरा तरीका है इसके पास ये। थर्ड ऑर्डर हो सकता है उसका टू अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी टिल द मेकिंग ऑफ अ वाइंडिंग अप ऑर्डर। यानी जब तक वाइंडिंग अप का ऑर्डर उसकी तरफ से नहीं आ जाता है तब तक के लिए वो प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। और चौथा ऑर्डर आ सकता है उसके साथ में टू मेक एन ऑर्डर फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी विद और विदाउट कॉस्ट। वो तुरंत के तुरंत क्या कर सकता है, कंपनी के वाइंड अप के लिए ऑर्डर को फॉलो कर सकता है विद और विदाउट कॉस्ट के साथ में। और लास्ट उसके तरफ से ऑर्डर आ सकता है टू मेक एनी अदर ऑर्डर्स एज इट थिंक्स फिट, जैसा कि उसको सही लगता हो। उसके अलावा भी, यानी कि इन चारों ऑर्डर्स के अलावा इसे जो भी सही लगता हो उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन को फॉलो कर सकता है, कोई भी ऑर्डर फॉलो कर सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल इनमें से किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज पावर, क्योंकि इसके पास ये कंप्लीट पावर होती है और इसकी पावर डिस्क्रिशनरी पावर होती है।
बट द ट्रिब्यूनल इज बाउंड टू मेक एनी ऑफ सच ऑर्डर्स विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन, यानी कि जब उसके पास पिटिशन को प्रेजेंट कर दिया जाता है तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल बाउंड होती है कि उसको इनमें से कोई ना कोई एक ऑर्डर फॉलो करना ही है। और जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जाता है तो ऑर्डर पास करने से पहले ट्रिब्यूनल को इन पर्टिकुलर प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। क्या क्या प्रोविजंस है ये? Let us come to the first provision. The very first provision is notice to company and appointment of provisional liquidator. Sometimes the tribunal considers the option to make an order for appointment of a provisional liquidator till the making up of a winding up order. यानी कि क्या होता है, कभी कभी जब ट्रिब्यूनल अपने वाइंडिंग अप ऑर्डर को फॉलो करना चाहती है तो उसको फॉलो करने से पहले एक प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। जब तक कि वाइंडिंग अप का ऑर्डर फाइनली फॉलो नहीं कर दिया जाता है ट्रिब्यूनल की तरफ से, तब तक जो ट्रिब्यूनल है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है। अगर ऐसा होता है तो इस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करने से पहले कंपनी को राइटिंग में एक नोटिस देती है, ठीक है, और उस नोटिस के थ्रू कंपनी को बताती है कि भाई उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है वाइंड अप की, ठीक है। तो उसके रेफरेंस में अगर उसे कुछ कहना है, अगर उसे कोई रिप्रेजेंटेशन देनी है तो इसकी एक अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी कंपनी को भी ट्रिब्यूनल की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और जब ये रिप्रेजेंटेशन कंपनी की ट्रिब्यूनल के पास आ जाती है, उसके बाद ट्रिब्यूनल क्या करता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट करता है, ठीक है। द सेकेंड प्रोविजन इज इश्यू ऑफ डायरेक्शन टू कंपनी। समटाइम्स a petition for winding up is filed before the tribunal by any person other than the company. अगर ऐसा कोई केस बनता है जिसमें जो पिटीशन फाइल की गई है वो कंपनी के अलावा किसी और पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा फॉलो किया गया है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने का डायरेक्शन दे रखती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसको फाइल करने होते हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज द फाइल इट्स ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द पिटीशन, यानी पिटीशन के अगेंस्ट में अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन फाइल करना हो तो वो उसे सबमिट कर सकती है। और दूसरा होता है इसको अपने अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको फाइल करना होता है विद इन 30 डेज, ठीक है। और थर्ड प्रोविजन आता है इसके अंदर दैट इज फाइलिंग ऑब्जेक्शंस एंड अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी कि जब अब ये टर्न है कंपनी का कि उसको पिटीशन के अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन को फाइल करना होता है अलॉन्ग विद स्टेटमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स, और वो भी 30 दिन के अंदर अंदर जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर आने वाला हो, यानी कि जब पिटीशन फाइल की गई है और इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दिया गया है कंपनी को, उससे 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी को पिटीशन के अगेंस्ट में अपने ऑब्जेक्शन को फाइल करना होता है और उसके साथ साथ अपने अफेयर्स के स्टेटमेंट को भी फाइल करना होता है, ठीक है, वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करने में फेल हो जाती है तब कंपनी किसी भी कंडीशन में पिटीशन के अपोजिशन में नहीं जा सकती। कंपनी को एंटाइटल्ड नहीं माना जाएगा कि वो पिटीशन को अपोज करे, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रोविजंस की। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप 3 में अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। नाउ इफ द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप इट शैल अपॉइंट अ कंपनी लिक्विडेटर। अब अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि भाई वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे देना ही चाहिए, कंडीशंस ऐसी हैं कि कंपनी को वाइंड अप करना ही है, तो उसके रिगार्डिंग एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है बाय द ट्रिब्यूनल। और ऑर्डर फॉलो होते ही वो क्या करेगी, जो ट्रिब्यूनल है वो एक कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी। लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो इस ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पैनल को मेंटेन करेगी और इस पैनल के बेसिस पर ऑफिशियल लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। तब ट्रिब्यूनल इस पर्टिकुलर ऑफिशियल लिक्विडेटर को कंपनी के लिक्विडेटर के फॉर्म में अपॉइंट कर देगी।
ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने लेकिन यदि ट्रिब्यूनल ने पहले से ही प्रोविजनल लिक्विडेटर को अपॉइंट कर रखा है, जैसा कि हमने फर्स्ट प्रोविजन में डिस्कस किया था इसके, तो उसी प्रोविजनल लिक्विडेटर को कंपनी के लिक्विडेटर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 इज इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार। जब ट्रिब्यूनल कंपनी के वाइंड अप के लिए ऑर्डर को फाइनलाइज कर चुकी होती है तो वो इसके बारे में कंपनी के लिक्विडेटर और कंपनी के और रजिस्ट्रार को इंटीमेट करती है, और ये इंटीमेशन 7 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। यानी जिस दिन ट्रिब्यूनल के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कंपनी के वाइंड अप के रिलेशन में, उससे 7 दिन के अंदर अंदर ये इंटीमेशन कंपनी लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 5, एंडोर्समेंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी एंड नोटिफिकेशन इन गैजेट एंड टू द स्टॉक एक्सचेंज। एक बार जब वाइंड अप का ऑर्डर पास हो जाता है ट्रिब्यूनल की तरफ से, तो इसकी एक कॉपी रिसीव की जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा, और रजिस्ट्रार इसकी कॉपी को रिसीव करने के बाद अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करता है कि इस इफेक्ट से कंपनी को वाइंड अप कर दिया गया है, और इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन भी देता है, और इसके साथ साथ उन पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंजेस को भी इंटीमेट करता है कंपनी के वाइंड अप के बारे में जहां ये कंपनी लिस्टेड है। यानी कि अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो जहां जहां ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है उन पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंजेस को भी रजिस्ट्रार के द्वारा इंटीमेट किया जाता है कंपनी के वाइंड अप के रिलेशन में। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 6, वाइंडिंग अप कमेटी एंड इट्स रिपोर्ट। वाइंडिंग अप ऑर्डर्स के पास होने के 3 हफ्तों के अंदर अंदर, यानी कि विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर्स, जो कंपनी का लिक्विडेटर है he shall make an application to the tribunal for constitution of winding up committee। यानी कि वाइंडिंग अप कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक एप्लीकेशन दी जाएगी कंपनी लिक्विडेटर की तरफ से। ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी उस पर्टिकुलर लिक्विडेटर को हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगी इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग ऑफ द कंपनी। जो कंपनी की लिक्विडेशन प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस में उसकी प्रोग्रेस को असिस्ट करना और उसको मॉनिटर करना, ये काम होता है इस कमेटी का। ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप फॉलो किया था इसके अंदर, स्टेप नंबर 7, दैट अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजरी कमेटी। यानी कि अब जो ट्रिब्यूनल है जब वो कंपनी के वाइंड अप के रिगार्डिंग ऑर्डर को पास कर देता है तो ये एडवाइजरी कमेटी के रिगार्डिंग डायरेक्शन देता है कि एडवाइजरी कमेटी को फॉर्म किया जाना चाहिए, जो एडवाइस करेगी कंपनी लिक्विडेटर को कि किस तरह से कंपनी के वाइंड अप की प्रोसेस को और बेटर वे में फॉलो किया जा सकता है, और इसके रिगार्डिंग ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करती है, और इसके बाद कंपनी की वाइंड अप की प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन वाइंडिंग अप प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी। ओके, थैंक यू।